सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पंचांग प्रकरण पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सफलतापूर्वक हमने इस प्रकरण को पूरा किया है। आज पंचांग के सबसे महत्वपूर्ण विषय करण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह हमारा अंतिम टॉपिक है। करण क्या है? सीधा सीधा सिंपल सा इसका जवाब है, तिथि के आधा भाग को करण कहते हैं। तिथ्यर्धम करणम इति। तिथि का जो संपूर्ण मान है, मान लिया कि तिथि 12 घंटे का है तो उसका 6 घंटे का भाग क्या होगा? करण होगा। एक उदाहरण से हमने इसको समझा है। कौन कौन से टोटल कितने करण हैं, कौन कौन से वे हैं, क्या उनका नाम है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण विचार। यहां पर जो कर्ण शब्द है वो कर्ण अर्जुन फिल्म वाला कर्ण नहीं है, और न ही महाभारत के कर्ण वाला कर्ण है, और न ही ये कारक वाला कर्ण है। ये ज्योतिषीय कर्ण है। ज्योतिष में कर्ण किसे कहते हैं, कितने कर्ण हैं, उनका आनयन कैसे होता है, यही आज हम पढ़ेंगे। मैंने बतलाया था कि सूर्य और चंद्रमा के 12 डिग्री के अंतर को एक तिथि कहते हैं। तो तिथि का आधा भाग कर्ण है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के 6 डिग्री के अंतर को कर्ण कहेंगे। एक तिथि में 2 कर्ण हो जाएंगे। सूर्य से चंद्रमा के 6 अंश का अंतर ही एक कर्ण बनता है। इसलिए चांद्रमास के अनुसार एक महीने में 60 कर्ण होते हैं। कर्ण की संख्या कितनी है? कुल 11 कर्ण हैं, जिसमें से 7 कर्ण चर संज्ञक हैं। चर का अर्थ होता है चलायमान, अर्थात इन 7 चर करणों की आवृत्ति बार बार आती है, जबकि 4 कर्ण स्थिर संज्ञक हैं। ये कर्ण महीने में सिर्फ एक बार ही आते हैं। अब चर कर्ण कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? 7 चर कर्ण हैं, उनके नाम हैं बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ऐसे ही 4 स्थिर कर्ण हैं, उनके नाम हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। अब हम देखते हैं कि हमको दैनिक रूप में अगर जानना हो कि आज कौन सा कर्ण है तो उसका ज्ञान कैसे होगा। उसके लिए 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। चर करण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है। यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 2 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग पूर्वार्ध कहलाएगा और दूसरा भाग उत्तरार्ध कहलाएगा। तो प्रतिपदा तिथि के सेकंड हाफ से, उत्तरार्ध से चर करण का प्रारंभ होता है और उसकी आवृत्ति लगातार चलती रहती है। कहां तक? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्ध तक। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में स्थिर करण प्रारंभ होते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एक उदाहरण लेते हैं। शुक्ल पक्ष की तिथियां यहां पर दी हुई हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो मैंने सूत्र में बतलाया है, आप देख सकते हैं। चर करण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होगा। यानी जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, इसके सेकंड हाफ से, तिथि के सेकंड हाफ से, उत्तरार्ध से चर करण प्रारंभ होगा। पहला चर करण है बौ, तो यहां पर आ जाएगा बौ। अब बाकी जितनी तिथियां हैं सबको 2-2 करण मिलेंगे। तो द्वितीया के पूर्वार्ध में बालव करण, द्वितीया के उत्तरार्ध में कौलव करण, ऐसे ही तृतीया के पूर्वार्ध में तैतिल करण, तृतीया के उत्तरार्ध में गर करण, फिर चतुर्थी, तो चतुर्थी के पूर्वार्ध में वणिज करण, उत्तरार्ध में विष्टि करण। अब यहां पर कर्ण की एक आवृत्ति पूरी हो गई। पंचमी से फिर यही चरकरण की, इसी चरकरण की दूसरी आवृत्ति शुरू होगी। पंचमी के पूर्वार्ध में बौ कर्ण, पंचमी के उत्तरार्ध में बालव कर्ण, षष्ठी के पूर्वार्ध में कौलव कर्ण, षष्ठी के उत्तरार्ध में तैतिल कर्ण, सप्तमी के पूर्वार्ध में गर कर्ण, सप्तमी के उत्तरार्ध में वणिज कर्ण, अष्टमी के पूर्वार्ध में फिर विष्टि कर्ण, और फिर अष्टमी के उत्तरार्ध से बौ, बालव, कौलव, तैतिल, ये आवृत्ति लगातार चलती रहेगी। ऐसे करते हुए जब हम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्ध में पहुंचेंगे तो यहां पर विष्टिकरण हमें प्राप्त होगा। फिर चतुर्दशी के उत्तरार्ध में स्थिर संज्ञक करणों की गिनती प्रारंभ होती है। तो चतुर्दशी के उत्तरार्ध में आपको प्राप्त होगा पहला स्थिर करण शकुनी, फिर अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न
कर्ण प्राप्त होगा। आपको याद होगा कि हमने शुक्ल पक्ष के उत्तरार्ध से कर्ण की गिनती प्रारंभ की थी। तो शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध में एक स्थिर कर्ण आएगा, उसका नाम है किंस्तुघ्न। इस प्रकार आप बड़ी ही सरलता से, बहुत ही सरलता से आप प्रतिदिन का दैनिक कर्ण जान सकते हैं। आप इसका एक सारणी बना सकते हैं, इसका एक चार्ट तैयार कर सकते हैं जो आपको हर महीने काम आएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तिथि का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, बस उतने के ज्ञान से और इस सारणी की मदद से आप बहुत आराम से ये जान सकते हैं कि आज इस समय में कौन सा कर्ण चल रहा है। करणों का बहुत ज्यादा महत्व है। ये कर्ण अब जैसा इनका नाम है वैसा ही अपना फल भी ये प्रदान करते हैं। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भद्रा और विष्टि कर्ण की। तो आपने देखा होगा कि चर करणों में सबसे अंतिम कर्ण जो है विष्टि, उसी विष्टि कर्ण को हम भद्रा के नाम से भी जानते हैं। भद्रा का नाम आप सबने जरूर सुना होगा, क्योंकि रक्षाबंधन के समय में, साथ ही होलिका दहन के समय में, श्रावणी उपाकर्म के समय में आप इस शब्द से बार बार परिचित होते हैं। टीवी इत्यादि में, न्यूज में, पंचांगों में ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा बार बार यह बतलाया जाता है कि इतने समय तक भद्रा है, इतने समय तक रक्षाबंधन नहीं होगा, इतने समय तक भद्रा है, भद्रा के उपरांत होलिका दहन होगा। और बहुत सारे कार्यों में भी उसको वर्जित किया गया है, लगभग सभी कार्यों में भद्रा को वर्जित माना गया है। तो अब हम देखते हैं कि भद्रा कहां कहां आएगा। आप जो मैंने पिछले बार जो सूत्र दिया है अभी जस्ट पहले, और उसके माध्यम से जब आप गणना करेंगे तो आपको यह प्राप्त होगा कि शुक्ल पक्ष में अष्टमी एवं पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में और चतुर्थी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा कर्ण है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में सप्तमी और चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में और तृतीया दशमी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा कर्ण है। ऐसा आप प्राप्त करेंगे। वैसे तो सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया गया है, परंतु श्रावणी उपाकर्म, होलिका दहन, रक्षाबंधन आदि में यह विशेष रूप से निषिद्ध है, विशेष रूप से वर्जित है। तो दर्शकों, आज आपने देखा, आज आपने सीखा कि 11 कर्ण कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं, कर्ण का आनयन कैसे किया जाता है, कर्ण का मान कितना होता है। अर्थात कर्ण से आप भली भांति अब परिचित हो गए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमने पंचांग के 5 प्रकरण को पूरा कर लिया है, हम ठीक से समझ गए हैं। हम अगले प्रकरण के साथ अपना अगला वीडियो फिर से शुरू करेंगे। जय श्रीमन नारायण, हरिओम।